दोस्तों नमस्कार। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है तो कोई प्रधानमंत्री है। कोई इस देश में प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल है तो कोई इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी मंत्रिमंडल में शामिल है। किसी के यहां छापे पड़ रहे हैं तो किसी की गिरफ्तारी हो रही है, किसी को नोटिस भेजा जा रहा है तो कोई जेल में है। आज ही एक उप मुख्यमंत्री जेल में, आज ही एक उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई का छापा। इस देश के दर्जन भर राज्यों में तकरीबन 3 दर्जन जगहों पर आज सीबीआई और ईडी के छापे चलते रहे। लगभग 6 लोगों को आज नोटिस थमाया गया कि आपको पेश होना है। कौन है ये लोग? ये लोग दरअसल इस देश में जनता के नुमाइंदे हैं, जो जीतने के बाद इस देश में कानून बनाने का काम करते हैं, इस देश की नीतियों को निर्धारित करने का काम करते हैं। वो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वहां से खरीद फरोख्त हो जाएगी तो सत्ता में शामिल हो जाएंगे। जब सत्ता निकल जाएगी तो जनता के बीच जनता के मुद्दे उठाकर दोबारा उसी जगह पर पहुंचने की होड़ में खो जाएंगे। इस दौर में जनता के सामने भी कम छोटे मुद्दे नहीं हैं। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से, तो कोई इस बात को लेकर दुखी है कि उसकी नौकरी चली गई लेकिन पेंशन तक मिलने की स्थिति नहीं है। कोई इस बात को लेकर परेशान कि इस देश में जो सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशंस थे उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया। तो कोई कहता है अब तो इस देश में कोई कोर सेक्टर बचा ही नहीं। कोई कहता है कॉरपोरेट के हाथों सब कुछ बेचा जा रहा है तो नौकरी मिलेगी कहां से। और कोई कहता है कि जो कौड़ियों के मोल दिया जा रहा है उसमें इस देश की संपत्ति कॉरपोरेट के हवाले कर देश को कंगाल बनाया जा रहा है। हर कोई को 5 किलो अनाज चाहिए या फिर सीधे बैंक ट्रांसफर का पैसा चाहिए। और इन सब के बीच 2024 को लेकर कयास ना जाने क्या क्या लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है विपक्ष एकजुट हो जाएगा, कोई कहता है विपक्ष एकजुट नहीं होगा। और विपक्ष की एकजुटता है या नहीं है, लेकिन उसके दरवाजे पर जब सीबीआई या ईडी पहुंचती है तो उसके कार्यकर्ता सड़क पर निकल कर आते हैं। एक भीड़ जनता के सामने नजर आती है और उस भीड़ को देखकर हर कोई यही सोचता है, एक भीड़ तो महात्मा गांधी के साथ भी थी जो घर लौटती नहीं थी। जब तक परिवर्तन हो ना जाए अंग्रेजों ने देश जब तक छोड़ा नहीं। ऐलान हो गया, मुनादी हो गई, और मुनादी जेपी के वक्त में हुई थी। उस वक्त भी सत्ता परिवर्तन के लिए जनता ही निकल कर आई थी। या इस देश के कितने बड़े मुद्दे हुए, उन मुद्दों के आसरे जब जनता सड़क पर आ गई तो सियासत हर ताकतवर शख्स की डोलने लगी। यह हर कालखंड में देखा गया। तो मौजूदा वक्त में किस विपक्ष को कौन तलाश रहा है, और वो विपक्ष अगर अपराधी है या आरोपी है या दागी है तो उसकी फहरिस्त तो इस देश में दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी और दिल्ली से लेकर कश्मीर ही नहीं, दिल्ली से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चली जाएगी। यानी प्रांत दर प्रांत, राज्य दर राज्य परखते चले जाइए। हर कोई उसी दायरे में खड़ा है जिसको कभी भी कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है हमारे पास इस देश के सांसद और विधायकों के खिलाफ जो मामले हैं उनकी संख्या 3000 से ज्यादा है। उसमें 986 मामले तो बीते 5 बरस के पेंडिंग हैं। यानी 2024 की लड़ाई में विपक्ष की एका को अगर आप खोज रहे हैं तो एक क्षण के लिए सोचिए, शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हैं, वही शरद पवार नागालैंड में बीजेपी के साथ हैं। शिवसेना के साथ खड़े होने के लिए केजरीवाल पहुंच जाते हैं मुंबई, और दिल्ली में रहते हुए भी कांग्रेस उस केजरीवाल से हाथ नहीं मिलाती है, वह शिवसेना के साथ खड़ी है। बीआरएस यानी एक वक्त की टीआरएस आंध्र प्रदेश में सम्मेलन करती है तो उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें आम आदमी पार्टी, उसमें वामपंथी शिरकत करते हैं। कांग्रेस अपने तौर पर बुलावा भेजती है तो कोई नहीं आता है। भारत जोड़ो कार्यक्रम के दौरान सब कहते हैं हमारी अपनी जगह, आपकी अपनी लड़ाई। कौन विपक्ष को कैसे एकजुट करने की सोच रहा है। और दिल्ली में जब ईडी का नोटिस मिल गया टीआरएस की एक नेता नहीं बल्कि विधायक को, जो मुख्यमंत्री की बेटी है, वह दिल्ली में पहुंचकर महिला आरक्षण का जिक्र कर रही है। और उस महिला आरक्षण के जिक्र में 10 पॉलिटिकल पार्टी साथ आकर खड़ी हो जाती है।
और एकजुटता का जिक्र होता है और कहते हैं जैसे विपक्ष खड़ा हो रहा है। 9 नेताओं ने तो पत्र प्रधानमंत्री को भी भेजा कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर आप तानाशाह हो चले हैं, लेकिन उसमें हेमंत सोरेन ने साइन नहीं किया जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर नहीं किए, उसमें किसी कांग्रेसी ने हस्ताक्षर नहीं किए, उसमें वामपंथियों के हस्ताक्षर भी आपको नहीं मिलेंगे। ये कौन सी एकजुटता के भीतर 2024 को लेकर भारत की राजनीति जनता को मूर्ख बनाती है, या जनता के खड़े मुद्दे को हाशिए पर ढकेल कर ठहाका लगाते हुए कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का जिक्र होते हुए निकल जाती है। और इसमें कोई दो मत नहीं, जितनी बड़ी चौड़ी फहरिस्त इस तरफ है उतनी ही बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त इस तरफ भी है। इस तरफ का मतलब सत्ताधारी बीजेपी का जिक्र भी है, उनके साथ खड़े राजनीतिक दलों का जिक्र भी है, जो कि अपने अपने दायरे में आरोपी करार दिए जा चुके हैं। यानी उनके खिलाफ केस जब भी खुलने चाहें खोल सकते हैं, तो फिर कौन बचेगा। जिस देश में हर मंत्रिमंडल को मिला दीजिएगा तो हर दूसरा मंत्री अगर उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और हर तीसरा मंत्री अगर गंभीर आपराधिक मामलों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं, जिसका उसने खुद ही हलफनामे में जिक्र किया, जो पूरी रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक नाम के साथ एक एक आरोप के साथ जिक्र किया है, तो क्या एडीआर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मायने नहीं रखती है? या सुप्रीम कोर्ट भी सोचता है कि लोकतंत्र है वही लोकतंत्र जिसे विपक्ष कहता है ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है? तो जिस भी स्थिति को लेकर जो भी परिभाषा गढ़नी है गढ़ लीजिए, लेकिन एक क्षण के लिए 2024 को लेकर जो मुद्दों की फहरिस्त इस देश के सामने है, पहले उसके जिक्र की जरूरत है। तय जनता को करना है, विकल्प जनता ही बनाएगी, और जनता जब जिस रास्ते निकल पड़ेगी उस रास्ते किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा मायने नहीं रखेगा। उसके कोई आरोपी एमएलए हो या एमपी हो, मंत्री हो या संतरी हो या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि जांच एजेंसी और चुने हुए नुमाइंदों के बीच का ये खेल लगातार चल रहा है। और जनता के सामने परेशानी का आलम, उसके मुद्दों को जरा परखने की कोशिश कीजिए। महंगाई को परखना हो तो इस देश के भीतर रसोई घर में झांक कर सरकारों को देखना होगा। जब हम आपसे ये कहते हैं तो एक क्षण के लिए एक दूसरी स्थिति तुरंत मन में ले आइए। जो हर मंत्री दागी है इस देश के भीतर में, हर दूसरा मंत्री अगर आरोपी है, वह करोड़पति है इस देश के भीतर में। वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा किसी भी राज्य की हो, जिस देश के भीतर में मिनिमम 88% चुने हुए नुमाइंदे करोड़पति होते हैं, उनकी जिंदगी के सरोकार उस आम जनता से कैसे जुड़ेंगे जो 5 किलो अनाज के लिए अब सरकार पर निर्भर हो चुका है। डिग्री पाने के लिए भी रोजगार नहीं मिलता है तो पुलिस की लाठी खाने के लिए सड़क पे उतर आता है, लेकिन इस देश की राजनीतिक स्थिति को नहीं परख पा रहा है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, एमएसएमई का पूरा ढांचा इस दौर में क्या कहता है? कोविड काल के बाद जिन स्थिति में यह ढढ़ाते चला गया, कितने एमएसएमई बंद हो गए, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है? अलग अलग तरीके से, चाहे वो फिक्की हो चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, जब उन्होंने जारी किया तो पता चलता है कि इस देश के भीतर में लगभग 50 लाख से ज्यादा एमएसएमई इस दौर में बंद हुए। इस दौर का मतलब है बीते 1 साल के भीतर। उससे पुरानी परिस्थिति में चले जाइएगा तो इनकी स्थिति और व्यापक होती चली जाएगी। जो कोर सेक्टर है और उसके समानांतर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके भीतर का ग्रोथ रेट नेगेटिव में क्यों है और पॉजिटिव में भी आता है तो कभी भी 2 डिजिट में नहीं पहुंच पाता है, जो कि आज तक कभी सिंगल डिजिट में आता नहीं था। यह कौन सी परिस्थिति है? इस देश के भीतर में जो डिसइन्वेस्टमेंट चला, लोगों की नौकरियां गई। बीएसएनएल सबसे बेहतरीन उदाहरण है, कितनी बड़ी तादाद में वीआरएस लेने के लिए उकसाया गया। उसके पूरी प्रक्रिया के भीतर प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, यानी पैसा सरकार को कैसे चाहिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के तहत चीजें कैसे तहस नहस हुई और लोगों के सामने किन मुश्किलों भरे हालात आकर खड़े हो गए। बैंकों ने ईएमआई बढ़ाने की शुरुआत की, हर 3 महीने के बाद नजर आया कि 0.25
बढ़ जाएगा रेपो रेट तो ईएमआई बढ़ जाएगी, लेकिन किसी ने उफ नहीं की, ना विधानसभा में ना लोकसभा के भीतर। हर मंत्री जब दायरे में है कटघरे के, तो उसके बाद कॉरपोरेट की स्थिति के भीतर में अगर परखना चाहें तो कॉरपोरेट का बढ़ता नेटवर्क, इस देश का गिरता हुआ जीडीपी, इस देश की कमजोर होती इकोनॉमी, इस देश में प्रति व्यक्ति आय को लेकर उठते सवाल, किसानों की आय, मजदूरों की नौकरी, उसके रोजगार, तमाम सवालों के बीच अलग अलग तरीके से जातियों में बांटिए या धर्म में बांटिए, परिस्थितियां इसी दिशा में चलती चली गई। और तो और दुनिया के बाजार में जब तेल सस्ता भी हो गया तो भी भारत में तेल महंगा बिकेगा, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को संभाल रहा है। और इकोनॉमी क्यों नहीं संभली, वो कौन सी नीतियां थी, कोई नहीं देखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल इस दौर में आकर खड़ा है, अब भी क्या 2024 के विकल्प के मद्देनजर कोई विपक्ष को देखना चाहता है? विपक्ष को अगर देखना चाहते हैं तो एक क्षण के लिए समझिए कि कांग्रेस वामपंथियों के खिलाफ है केरल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है, और इस बार तो त्रिपुरा में भी नहीं थी। एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है, लेकिन नागालैंड में बीजेपी के साथ है। टीआरएस जो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट को बुलाती है, उसी के भीतर से मायावती उसी यूपी में बिल्कुल अलग थलग रहती है। विपक्ष के पत्र में नीतीश शामिल नहीं होते हैं, हेमंत सोरेन शामिल नहीं होते हैं, कांग्रेस शामिल नहीं होती है, लेफ्ट शामिल नहीं होता है, और कहा जाता है विपक्ष एकजुटता तलाशी जा रही है। आम आदमी पार्टी, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं, उद्धव ठाकरे सत्ता संभालने के लिए एक वक्त कांग्रेस के पास जाते हैं, और कांग्रेस दिल्ली में रहकर भी आम आदमी की पार्टी के साथ खड़ी नहीं होती है। जिस पत्र पर हस्ताक्षर होता है कि लोकतंत्र खत्म और इस देश में तानाशाही, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो साइन करती है, लेकिन पीडीपी साइन नहीं करती है, जिसकी नेता को घर में नजरबंद महीनों महीनों रखा गया, वो हस्ताक्षर नहीं करती है। किस विपक्ष को किस मौके पर किस तरीके से टटोला जाए, जब सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर कहता है कि बीते 5 बरस में 962 पेंडिंग केसेस हमारे पास एमएलएज और एमपीज के खिलाफ हैं, और टोटल मामले ले लीजिएगा तो 3096 मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें ईडी के द्वारा जो जरिए पास हमारे आए हैं उसमें 51 एमपीज हैं। कुछ ने इस दौर में 2019 में चुनाव हार गए, लेकिन 2014 से 2023 के बीच के 51 सांसद और 71 एमएलए के खिलाफ हमारे पास लिस्ट है। हमारे पास सीबीआई कहती है 51 सांसद और 112 एमएलए हैं। एनआईए भी कहता है 2 एमएलए और एमपी के खिलाफ हमारे खिलाफ भी केस है। उड़ीसा का मामला सबसे ज्यादा 454 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। महाराष्ट्र के 482 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, जो सिर्फ पॉलिटिशियन, एमपी और एमएलए को लेकर हैं। दिल्ली के 93 केसेस हैं, केरल के 384 केस हैं, वेस्ट बंगाल के 329 केस हैं, तमिलनाडु के 260 केस हैं। कहां पर किस नुमाइंदे के जरिए इस देश में कौन सी परिस्थिति को टटोला जा रहा है, और कल कौन सत्ता में आएगा, वो किस रूप में कैसा काम करेगा, जनता अगर इस बात को ना समझ पा रही हो तो इसमें किसी एक नेता का नाम लेने से काम कैसे चलेगा? विपक्ष की एकजुटता तो दूर की गोटी, सभी अपने अपने कटघरे में आरोपी हैं। और अगर उसकी फहरिस्त आप देखना शुरू करें तो उत्तर प्रदेश के भीतर में 22 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इन 22 में से 20 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले हैं, और करोड़पति सभी करोड़पति हैं। पंजाब के भीतर में 7 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, उसमें से 4 के खिलाफ गंभीर मामले हैं, और सभी करोड़पति हैं। महाराष्ट्र के भीतर में लगभग 65% यानी 13 मंत्री आपराधिक, वह भी गंभीर आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ केस है। झारखंड में 7 है यानी 64%, तेलंगाना में 10 है यानी 59%, बिहार में 15 है यानी 50%, तमिलनाडु में 16 यानी 48%, पश्चिम बंगाल में 9 है। मध्य प्रदेश के भीतर में तो व्यापम ही जुड़ा रहा मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिनिस्टर्स हैं उसमें से 28 में से 10 के खिलाफ आरोप है। आरोप तो गुजरात में भी 4 मंत्रियों पर लगे हुए हैं। और दूर की गोटी में मत खेलिए, इस देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जो 78 मंत्रियों की फहरिस्त है, उसमें से 33 मंत्रियों के खिलाफ यानी 42% के खिलाफ आपराधिक आरोप हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है इन 33 मंत्रियों में से 24 तो ऐसे हैं जिन पर सीरियस आरोप हैं। सीरियस आरोप में हत्या भी होता है, हत्या के आरोप यानी हत्या के प्रयास का मामला भी होता है, डकैती भी होती है, चोरी भी होती है। क्या करेंगे आप? दिल्ली में मोदी कैबिनेट से लेकर इस देश के भीतर में प्रांत दर प्रांत अगर आप चलते चले जाएंगे तो देश भर के 558 मंत्रियों में से हर दूसरा मंत्री क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है। किसी की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जांच एजेंसी जिसका चाहे उसके दरवाजे पर चला जाए। जिसकी सत्ता होगी जाहिर है वो खुद को बचाएगा, दूसरे को कटघरे में खड़ा करेगा, और जब उसकी सत्ता होगी तो वो खुद को बचाएगा, दूसरे को कटघरे में खड़ा करेगा। क्या ऐसी परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया है जिसमें हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या हो रहा है? इस देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई गौर किसी की नहीं करने की स्थिति है। इस देश को बेचा गया प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के जरिए। हर मिनिस्ट्री अपने यहां अलग अलग योजनाओं को बताती है, यह योजना दे दीजिए, रेलवे का यह हिस्सा दीजिए प्राइवेट सेक्टर को, एफसीआई गोडाउन की जरूरत नहीं, प्राइवेट तौर पर वेयर हाउसेज अडानीज को दे दीजिए आप। एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, जो पैसे से चलेगी, और पैसा जिन माध्यमों से आएगा या जो पैसा बनाने के तंत्र यंत्र होंगे उन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन राजनीति का मिजाज बहुत साफ है, हमारी सत्ता बरकरार रहे, हम सिर्फ इस दिशा में देखना चाहते हैं। तो किस डिप्टी सीएम का जिक्र करें जिसके यहां छापे पड़ रहे हैं उसका, या उस डिप्टी सीएम का जो जेल में है उसका, या किसका नाम लिया गया? किसी एक सांसद का नाम लिया गया, उस सांसद के जरिए पार्लियामेंट में क्या नारे लगाए जा रहे थे इसका जिक्र किया जाए। किस बात का जिक्र किस रूप में किया जाए जब खुले तौर पर 558 मंत्रियों में से, जो मोदी कैबिनेट से हटकर, मोदी कैबिनेट का आंकड़ा तो हमने दे दिया, 78 में से 33 दागी, उस 33 में से 24 के खिलाफ सीरियस मामले, और देश भर के 558 मंत्रियों की तादाद है, उसमें से 164 यानी हर तीसरा मंत्री सीरियस अपराध का आरोपी है। केस क्यों नहीं चलना चाहिए? और जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि कितने सारे केस उसके पास पड़े हैं, तो फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं ले जाया जाता है? इस देश के भीतर में एक एक केस उछाला जाता है और पूरी सियासत गर्म हो जाती है। और सियासत के गर्म होने का अंदाज कल्पना कर सकते हैं। एक कहता है कि वो घटिया आदमी है, उसका दिमाग खराब हो गया है, दिमाग घूम गया है, जेल की चक्की पीसेगा। यस, एक सांसद दूसरे मुख्यमंत्री को लेकर कह रहा है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेकर कह रहा है। वो क्या खुद को भगवान समझते हैं? हिरण्यकश्यप ने भी अपने आप को भगवान समझा था, और हमारा जो मंत्री है वह तो प्रहलाद है। ये कौन सी परिस्थिति के भीतर इस देश को लाकर खड़ा किया गया है? अगर इन वक्तव्यों को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो हैरत में आ जाइएगा, या फिर इसी वक्तव्य में पूरा दिन गुजार दीजिएगा, क्योंकि मीडिया पर रेंगती तस्वीर जो आपको दिमाग को इफेक्ट करती है, सुबह से लेकर रात तक इन्हीं बातों का जिक्र किया जाता है। ये कोई नहीं बतलाता है कि हर दूसरा मंत्री अगर इस देश में अपराध का आरोपी है, और वो कैबिनेट किसी भी सरकार की हो, अगर इस दायरे में इस देश में आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट खुद जानकारी दे रहा है कि इतने सारे मामले एमपीज और एमएलएस के खिलाफ हैं, तो क्यों नहीं एक झटके में इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस देश में कुछ काम पॉजिटिव हो? क्योंकि फहरिस्त तो वाकई बहुत लंबी है। 11 करोड़ लोग इस देश में काम छोड़ चुके हैं, कितने करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास काम नहीं है। इस देश के भीतर में डिजिटल के इकोनॉमी के नाम पर जो परिस्थितियां पनपी हैं उसको लेकर कोई बोलने वाला नहीं है। इस देश में जो परिस्थिति के भीतर एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, हमारा पूरा सिस्टम किस रूप में चरमराया हुआ है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने दायरे में करोड़पति हैं। ये करोड़पति कौन लोग हैं? जनता के नुमाइंदे हैं। और जनता कौन है? जो 5 किलो अनाज पर है। कितना बड़ा गैप है, इस गैप में दोनों के सरोकार कैसे मिलेंगे? और जब दोनों के सरोकार नहीं मिलेंगे तो विधानसभा और लोकसभा के भीतर जनता का जिक्र कहां होगा? आपस के करोड़पतियों की लड़ाई होगी जो अलग अलग अपराध में लिप्त रहे, और जिसकी सत्ता रहेगी वो जिस एजेंसी को चाहेगी सक्रिय कर देगी। उसके बाद क्या कीजिएगा? तो 2024 का विकल्प अगर विपक्ष में खोज रहे हैं तो एक क्षण के लिए दिल्ली में आज जो कुछ हो रहा था उसे परखने की कोशिश कीजिए।
आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी जो एमएलसी है वो दिल्ली चलकर आई और महिला आरक्षण का सवाल उन्होंने उठा दिया। जिस देश के भीतर में एक पत्र गया हो और उस पत्र में वहां के मुख्यमंत्री ने लिखा हो डेमोक्रेसी नहीं है, और वो अब सरकार से मांग कर रहे हैं महिला आरक्षण की। मजाक है बना रखा है। और उस पर शामिल होने वाले लोग आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल, जेडीयू, आरएलडी, एसपी, एनसीपी सभी जान चुके हैं कि सभी अलग थलग ना पड़ जाएं, इस दौर में बिखरते ना चले जाएं, तो एक दूसरे को थाम लीजिए, कम से कम बहती लहर में खुद को बचा तो पाइएगा। ये खुद को बचाने की लड़ाई और राजनीतिक विकल्प की सोच दोनों के बीच में बड़ा गैप है। राजनीतिक परिस्थितियों को अगर जनता ने नहीं समझा और जनता इस परिस्थिति में ना लाई कि खुद के लिए देश कैसा होना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना है। क्योंकि अब अगर आंख मूंदे हुए है हर कोई, तो इस बात को कल्पना ही कीजिए सिर्फ कि मान लीजिए इन परिस्थिति में ये नहीं तो वो नहीं तो वो, और ये और वो तीनों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और तीनों करोड़पति हैं, तो आप क्या कर लेंगे? तो क्या पार्लियामेंट के भीतर आपने जनता से जुड़ते हुए सवालों को सुना है इस दौर में, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता में झगड़ा हो गया? किसी विधानसभा के भीतर क्या आपने वाकई सुना है कि बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, इस देश के भीतर में जो डूबती इकोनॉमी में जो कॉरपोरेट को मदद दी जा रही है, जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल पड़ा, जो मोनेटाइजेशन हर चीज की जा रही है, और जिस रास्ते इस देश के भीतर में टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है, उस पर आपने चर्चा सुनी? लोगों के भीतर उनके मुश्किल हालातों को किसी ने परखने की कोशिश की? या हर 5 बरस के बाद अब 2024 भी उसी तर्ज पे आने वाला है? तो किन परिस्थितियों में विपक्ष को लेकर जिक्र किस नेता का कौन करेगा और क्यों करेगा, और यह भुलावा देते हुए कि नहीं नहीं ये नहीं वो है, वह एक उम्मीद और आस ऐसी बनाए रखेगा जिससे यह पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसी रूप में चलता रहे। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो बीजेपी ले सकते हैं, कांग्रेस ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी ले सकते हैं, एनसीपी ले सकते हैं, शिवसेना ले सकते हैं। सभी को एक तराजू में तौलकर देखने की स्थिति में खुद को लेकर आना ही होगा। और ये परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती है कि जब एक ऐसा हमाम इस देश के भीतर में बना दिया गया है, जिस हमाम में शामिल हुए बगैर सत्ता पाई नहीं जा सकती हो, तो क्या हमाम बदलेगा या इस देश में एक नया विपक्ष खड़ा करने की स्थिति में जनता आएगी? तय यही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।